एक बार फिर स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का विवर्तन तथा ध्रुवन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके किताब में कौन कौन सा क्वेश्चन है, और हालांकि उसका उत्तर उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आइए हम उस उत्तर को बारीकी से समझते हैं कि वो क्या लिखता है। तो आपके स्क्रीन पर अब पहला क्वेश्चन आ रहा है जो NCERT बुक में भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि किरण प्रकाश की इस संकल्पना पर आधारित है कि प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है। तो हम लोग तो जानते हैं बच्चों कि किरण प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश हमेशा किसी भी समांगी माध्यम में सीधी सरल रेखा में चलती है। फिर कहता है विवर्तन प्रभाव, जब प्रकाश का संचरण एक छोटे द्वारक या रेखा छिद्र या छोटे अवरोध के गिर्द प्रेक्षित किया जाता है, इस संकल्पना का अनुमोदन नहीं करता है। फिर भी किरण प्रकाशिकी की संकल्पनाएं सामान्यतः प्रकाशिकी यंत्रों द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति को समझने तथा उनके अन्य दूसरे गुणों को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका क्या औचित्य है? तो मुझे तो लगता है कि बच्चों इस प्रश्न को आपने बिल्कुल भी नहीं समझा होगा। ये जितना बड़ा प्रश्न लिखा हुआ है उससे तो छोटा आंसर दिख रहा है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि किरण प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में चलती है। तो जो प्रकाशिकी यंत्र होते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी, तो उसका नेत्रिका वगैरह का या फिर अभिदृश्य का द्वारक काफी छोटा होता है। तो उससे यदि प्रकाश प्रवेश करे उस द्वारक से, लेंस के द्वारक से, तो प्रकाश विवर्तित हो जाना चाहिए, प्रकाश आगे जाके धीरे धीरे मुड़ जाना चाहिए। लेकिन किरण प्रकाशिकी में तो कहता है कि सीधा जाना चाहिए। हम लोग किरण प्रकाशिकी चैप्टर के अंदर ही पढ़ते हैं ना प्रकाशिकी यंत्र को। तो फिर कहता है कि प्रकाशिकी यंत्र का जब आप किरण आरेख खींचते हैं तो जैसे ही लेंस से अपवर्तन होता है प्रकाश किरण का, वो सीधे लेकर प्रतिबिंब बनाते हैं। किरण प्रकाशिकी का नियम फॉलो करते हैं। आपको तो धीरे धीरे किरण प्रकाशिकी के अनुसार किरण आगे जाके घूम जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा करते क्यों नहीं है? क्यों किरण प्रकाशिकी लागू कर देते हैं? तो ये बात यहाँ पूछ रहा है। तो आशा है कि आप प्रश्न का जो अर्थ है वो समझ गए होंगे कि वो क्या पूछ रहा है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। किरण प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश किरण को हमेशा एक माध्यम में सीधी सरल रेखा में चलना चाहिए। बात तो ठीक है। फिर कहता है कि लेकिन प्रकाशिकी यंत्र में जब द्वारक काफी छोटा होगा लेंस का और उससे प्रकाश गुजरेगी, तो उस द्वारक से तो प्रकाश को धीरे धीरे मुड़ जाना चाहिए, लेकिन द्वारक से निकालने के बाद आप सीधा किरण लेके प्रतिबिंब बनाने लगते हैं। तो इसका क्या औचित्य है ये तो बता दीजिए। तो थ्योरी आपने यदि पढ़ा होगा तो इसका उत्तर भी समझ गए होंगे। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का विवर्तन तभी होता है जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अवरोध के किनारे के कोटि का होता है। यदि अवरोध का किनारा मोटा हो तब वैसी दशा में प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत नाम मात्र का होगा। तो बच्चों लेंस का द्वारक
प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के कोटि का तो नहीं होता है, उससे तो बहुत बड़ा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तो एंगस्ट्रम में होता है, और जो है द्वारक जो है वो तो आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किरण प्रकाश की इसीलिए प्रकाशी की यंत्र में लागू हो जाती है, क्योंकि उस लेंस के द्वारक से विवर्तन की घटना नगण्य मात्र होती है, इसीलिए किरण प्रकाशिकी के नियम का पालन उसमें किया जाता है। तो आशा है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपने समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं अब दूसरे लघुत्तरीय प्रश्न को। अब दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, और इसका उत्तर तो हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था। तो आइए देखते हैं प्रश्न। कहता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझा दीजिए। इंटर काउंसिल 2003 और 2005 में भी पूछा है, बोर्ड मॉडल लिखता है इसको। तो व्यतिकरण और विवर्तन में हमने अंतर बताया था आपको, और वही अंतर यहाँ पूछ रहा है। तो आइए फिर से देख लेते हैं। व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों के आपस में अध्यारोपण के कारण होती है। विवर्तन की घटना एक ही स्रोत से चलने वाली तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित होने वाली तरंगिकाओं के आपस में अध्यारोपण से होती है। व्यतिकरण की घटना में जो पर्दा पर प्राप्त होने वाली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई समान और असमान दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन विवर्तन का जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कभी भी समान नहीं हो सकती है। व्यतिकरण में चमकीला फ्रिंज पूर्ण रूप से चमकीला होता है, विवर्तन में चमकीला फ्रिंज व्यतिकरण के फ्रिंज जितना चमकीला नहीं होता है, कम चमकीला होता है। इसी प्रकार व्यतिकरण में काला फ्रिंज जो है वो पूर्ण रूप से काला होता है, लेकिन विवर्तन में प्राप्त होने वाला काला फ्रिंज के पीछे से प्रकाश नजर आती है। तो यह इतना ही अंतर लिखना है। तो कहिएगा कि उत्तर कहाँ है? तो उत्तर तो आपके वीडियो में है, वीडियो निकाल के पढ़िए और आंसर को देखिए। आगे चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या विवर्तन को व्यतिकरण की एक विशिष्ट अवस्था माना जा सकता है क्या? कारण बताइए। फिर से देखिए क्या बोल रहा है। विवर्तन घटना को व्यतिकरण घटना की विशेष अवस्था मान सकते हैं क्या? एकदम मान सकते हैं। हमने आपको थ्योरी में बताया था कि विवर्तन की जो घटना है वो भी व्यतिकरण की एक विशेष घटना है। तो वो कैसे? हम लोग जानते हैं कि व्यतिकरण की घटना कैसे होती है। दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली जो प्रकाश की तरंगें होती है वो आपस में अध्यारोपित होकर समपोषी विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है, काला और चमकीला फ्रिंज बनता है। कहता है कि ठीक उसी प्रकार विवर्तन घटना में हालांकि एक ही स्रोत है, लेकिन एक ही मूल स्रोत से जो चलने वाला तरंगाग्र है ना, उसका प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत के भांति काम करने लगता है, और वहां से छोटी छोटी तरंगिकाएं जो है वो समान तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों को उत्पन्न करने लगता है, और वही तरंगें आपस में आगे चल के अध्यारोपित हो जाती है, और फिर फ्रिंज पैटर्न विवर्तन का बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यतिकरण का ही एक विशिष्ट रूप क्या है? विवर्तन है। तो आशा है बच्चों आपने इसको समझ लिया होगा। हमने वीडियो में बताया था उसको अच्छी तरह से, तो फिर से देखिएगा, उसको समझ जाइएगा। अब आगे प्रश्न नंबर 4 है, देखिए स्क्रीन पर। इंटर काउंसिल 2006 में इसको पूछा था। पूछ रहा है कि वर्ण विक्षेपन, विक्षेपन का क्या मतलब? वर्ण विक्षेपन, विक्षेपन एवं विवर्तन में भेद बताइए। तो जैसा कि आप यदि थ्योरी बढ़िया से पढ़ लिए होंगे,
तो वर्ण विक्षेपण का मूल कारण क्या होता है जानते होंगे आप, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे ही प्रकाश विरल से सघन में जाती है ना तो अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, असघन से विरल में आती है तो भी मुड़ जाती है। तो इसी कारण से विक्षेपण की क्रिया होती है। इसमें देखिए बच्चों, एक से ज्यादा माध्यम की आवश्यकता होती है विक्षेपण क्रिया में, विरल से सघन, सघन से विरल, ऐसा होने के लिए। लेकिन विवर्तन घटना में एक ही माध्यम में सामने तीखा अवरोध रहता है और उससे प्रकाश गुजरता है, तो तीखा अवरोध के किनारे से प्रकाश जो है वो ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ जाती है, तब विवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया होगा। वर्ण विक्षेपण की घटना में जो फ्रिंज प्राप्त होता है उसमें बीच बीच में काला काला फ्रिंज नहीं होता है। वर्ण विक्षेपण में बीच बीच में काला नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, लगातार पैटर्न होता है, कंटिन्यूअस। लेकिन विवर्तन में क्या होता है, बीच में काला फ्रिंज, फिर चमकीला, काला चमकीला, काला चमकीला, मतलब ये जो है डिस्क्रेट रूप से रहता है, टूट टूट के विभक्त रूप में। लेकिन ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना है उसमें सभी पैटर्न क्या होते हैं, लगातार होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है आपके बुक में भी, और यही आपको समझना है, यही आपको लिखना है। तो आशा है आप समझ गए होंगे इस दोनों में अंतर। इसको जो है हमारे वॉइस को फिर बैक करके बार बार उसको जो है सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एकल रेखा छिद्र वाले विवर्तन प्रयोग में, माने एक छेद वाला विवर्तन प्रयोग में जो रेखा छिद्र की चौड़ाई है उसकी प्रारंभिक चौड़ाई की दुगना कर दें। अच्छा, यह केंद्रीय विवर्तन बैंड के आकार और तीव्रता को किस प्रकार प्रभावित करेगा। केंद्रीय विवर्तन मतलब सेंट्रल फ्रिंज जो बनता है उसका जो आकार है, चौड़ाई है, और तीव्रता मतलब चमक, इस दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बता दीजिए, ऐसा कह रहा है। तो आपको शायद मालूम हो उस सूत्र। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको याद होगा कि जब हम लोग विवर्तन का थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि जो फ्राउनहोफर का विवर्तन है, ये देखिए ये अवरोध है ना, ऊपर नीचे ये छेद है डी, ये डी है द्वारा छेद का, यहाँ से यहाँ तक। अब इससे प्रकाश जो है समांतर आ रही है तो सीधे पर्दा पर चल जाना चाहिए, लेकिन इसके किनारे से क्या होता है, ये प्रकाश थीटा कोण से मुड़ जाती है। तो ये दो तरंगों के बीच पथांतर निकालते समय जो लंब डालते हैं, तो लेमडा यदि पथांतर हो गया, कोण थीटा बन रहा है, तो हम लोग थ्योरी लेके चलते थे, आपको याद होगा, साइन थीटा लेते थे। इसमें साइन थीटा बराबर लंब, कोण के सामने लंब माने क्या हो गया, लेमडा, और सामने कर्ण है तो क्या हो गया, डी। कोणवा यदि छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, लेमडा बाई डी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। लेकिन हम लोग ज्यामितियों तो पढ़े हैं, ज्यामिति में हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो ये है ना कोण, इस सामने का क्या हो गया, चाप हो गया, इसको चाप मान लीजिए। तो चाप को मान लिए हैं वाई दूरी, मतलब यहां से इसको क्या मान लिए हैं, वाई एन। ये यहाँ तक का मानना चाहिए हम लोग को। जैसे मान लेते हैं कि ये जो वाई एन है ना, इस फ्रिंज तक, क्योंकि ये वाला अक्ष लिया है ना यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मान लीजिए एन फ्रिंज है। इसमें एन फ्रिंजों की दूरी कितना हो गई, वाई एन, ठीक है। तो कोण के सामने की भुजा चाप मान लिया, कोण बराबर चाप, और त्रिज्या हो गया नीचे वाली दूरी, तो त्रिज्या को क्या मान लें, डी मान लें। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। समीकरण 2 हो गया।
अब दोनों का लेफ्ट हैंड बरोबर है ना, है तो राइट हैंड बराबर होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि yn/d बराबर λ/d। इसलिए हम लोग yn बराबर क्या लिखेंगे, d इंटू λ/d। अरे तरीका तो ये तो मिल गया जी। फ्रिंज पैटर्न की चौड़ाई देखिए तो मिल गया ना, चौड़ाई के लिए सूत्र, पर्दे पर जो फ्रेम की चौड़ाई होगी वो हम लोग का सूत्र निकल गया। अब इसी सूत्र से इसका हल होगा, तो आइए देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। ये क्या कहता है, देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एकल रेखा छिद्र वाले विवर्तन प्रयोग में रेखा छिद्र की चौड़ाई छेद की चौड़ाई प्रारंभिक चौड़ाई की दुगना कर दें। तो छेद की चौड़ाई क्या था, छोटकी डी था, है ना, छोटी डी। इसको छेद की चौड़ाई को क्या करें, दुगना कर दें। तो किधर गया सूत्र जी, है यहाँ। तो इसके चौड़ाई को दुगना कर दीजिए, तो यहाँ 2 लिख देना, ये देखिए तो चौड़ाई हो गया दुगना। और कुछ कहता है दुगना कर दी जाए, तो ये जो है ना आगे वाला, ये छेद अब दुगना हो गया। तो दुगना हो जाने के बाद पूछ क्या रहा है कि विवर्तन फ्रिंज बैंड का जो आकार है उस पर क्या प्रभाव होगा। तब आकार देख रहे हैं ना, फ्रिंज का चौड़ाई का आकार क्या हो गया, पहले कितना था, बड़ी डी λ/d, अब उसका क्या हो गया, 2 से भाग लग गया कि नहीं, तो आधा न हो गया। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो गया, पहले वाला से आधा। तो आंसर क्या होगा, फ्रिंज के आकार की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आधा। तो देखिए इसका चौड़ाई आधा हो जाएगा, ये भी लिखेगा, आकार का मान क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है। अब कहता है कि वो तो ठीक है, एक और चीज बताइए। तो क्या, तो तीव्रता, चमक, इंटेंसिटी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों आप जानते हैं ना कि द्वारक कितना है, इतना, तो इसे मैक्सिमम कितना बड़ा आयाम वाला तरंग निकलेगा, तो डी इतना बड़ा आयाम होगा। अब एक चौड़ा कर दीजिएगा मुहवा, तो ये क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो इसका आयाम भी क्या हो जाएगा, दुगना ना। तो आयाम दुगना हो गया। और आप जानते हैं कि चूंकि इंटेंसिटी जो होता है आयाम के वर्ग के बराबर होता है, और आयामे दुगना कर दीजिए, तो अब जो नया आइडेस है, नया तीव्रता है, वो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया वाला है। देखिए आपको बताते हैं, देखिए कहता है कि एगो काफी धार वाला एगो पैसा रख दिए, इसका किनारा क्या है, काफी पतला है। जब इससे समांतर किरण गुजारी जाती है तो देखा गया है कि सामने के पर्दा पर बीच में एक बहुत चमकीला स्पॉट। यहाँ तो देखिए प्रकाश किरण तो सीधा न जाना चाहिए, किरण प्रकाश के अनुसार क्या होना चाहिए, प्रकाश हमेशा सीधा चलना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक चमकीला स्पॉट पता चल रहा है, लगता है कि जैसे पैसा में छेद हो गया है। यही सवाल पूछ रहा है, देखिए ना क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब एक दूरस्थ प्रकाश स्रोत के पथ में एक सूक्ष्म वृत्तीय अवरोध प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है तो अवरोध की छाया के मध्य में एक चमकीला धब्बा दिखाई देता है। समझाएं ऐसा क्यों होता है। आइए समझा दें। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो ये वृत्ताकार अवरोध है उसका किनारा यदि पतला है, तरंगदैर्घ्य के कोटि का है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होगी, ये छाया जो है ना इसी के क्षेत्र में मुड़ जाएगी।
तो प्रकाश की ढेर सारी किरणें मुड़ मुड़ के क्या होगा, यहाँ बीच में पहुंच जाएगी और बीच का जो है हिस्सा काफी चमकीला लाइट स्पॉट हो जाएगा। यही इसका कारण है बच्चों। तो आशा है आपने समझ लिया होगा। ये पूरा घटना जो है ये विवर्तन की घटना पर आधारित है। तो आप जरूर इसको समझ लिए होंगे कि यहाँ से जो है प्रकाश चलने के बाद ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में क्या होता है, ये मुड़ जाती है और बीच का जो अंधेरा वाला भाग है वहाँ एक काफी चमकीला स्पॉट नजर आता है, जैसे लगता है कि इस जो सिक्का है उसमें छेदा हो गया है, उसी से प्रकाश घुस गया है, लेकिन इसमें तो छेद होती नहीं है। तो ये बड़ा विचित्र घटना है। ये कारण है विवर्तन का। समझ गए? तो अब चलिए, समझ गए तो अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आइए देखें अब कौन सा प्रश्न है। 7 नंबर। अरे तेरी काई तो न्यूमेरिकल है जी। आइए इस न्यूमेरिकल को देखें। कहता है कि यदि प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई 3 मिलीमीटर, अच्छा मिलीमीटर, कोई बात नहीं, किरण पुंज की चौड़ाई 3 मिलीमीटर, इसका मतलब है कोई छेदा या द्वारक से जा रही है, उसका चौड़ैया 3 मिलीमीटर होगा। तो चलिए ए बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में बदले तो 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर लिखा, नैनो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। 500 तो है ही है यहाँ, वो भी लिख दिए। तब कहता है फ्रेनेल दूरी निकाल दीजिए। अरे तरीका, तब फ्रेनेल दूरी के लिए तो सूत्रे पढ़े थे हम लोग वीडियो बना के। तो उसमें आपने देखा था कि फ्रेनेल दूरी ZF = a²/λ। तो लीजिए इसमें बैठाइए। तो ZF = a²। तो स्क्वायर ये वाला मान है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और लैम्डा है इतना मान, उसका नीचे लिख दीजिए। और जोड़ घटाव तो आपको जरूर आता है, आप कर लीजिएगा। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगी। और ये देखिए 10⁻⁻6 हो जाएगा। नीचे देखिए तो 209 इस पर चढ़ेगा तो 10⁻�7 हो जाएगा। 10⁻7 माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 घटाओ 6 1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। और 9 × 10 = 90, आई हो गया 5, 18 × 5 = 90, आंसर। तो फ्रेनेल दूरी का मान क्या होगा, 18 मीटर। है तरीका, तो 3 मिलीमीटर छेदा होगा ना चौड़ा, और इतना प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तो 18 मीटर तक प्रकाश सीधा चलता हुआ मालूम पड़ेगा। मतलब फ्रेनेल दूरी 18 मीटर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विवेदन क्षमता विवर्तन की क्रिया द्वारा क्यों सीमित हो जाती है, समझाकर लिखिए तो अच्छा रहेगा। होता क्या है बच्चों, जैसे प्रकाशिक यंत्र आंख है, तो हमने थ्योरी पढ़ाते समय आपको बताया था कि जब 2 मित्र काफी खुले स्थान में बैठे रहते हैं, अब बहुत दूर से बहुत सारे आदमी आ रहे होते हैं, तो दोनों मित्र एक दूसरे से बात करके कहते हैं कि देखो भाई कितना आदमी आ रहा है उतना दूर से, तो कहाँ ज्यादा है, 2-3 आदमी तो दिखता है। लेकिन थोड़ा और नजदीक आने पर कहता है कि नहीं रे आदमी ज्यादा है। और नजदीक आ जाता है तो स्पष्ट हो जाता है 7 आदमी है। देखो तो हम लोग 2-3 को कह रहे थे। तो कारण क्या है इसका, जो दूर रहने पर जो है वो 3 को क्या दिख रहा था। होता क्या है कि काफी दूरी पर जब वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब नेत्र पर जब बनता है तो काफी दूर के बिंदु पर जो है वो हमारा पुतली का द्वारा क्या है, काफी छोटा है ना, और उसका किनारा भी काफी तीखा है। तो होता क्या है कि प्रकाश की जो किरण है वो थोड़ा सा विवर्तित हो जाती है, और इसी कारण से क्या होता है कि दूर से आने वाली जो भी प्रकाश है थोड़ा विवर्तित होने के कारण
विवर्तन पैटर्न जो आपके रेटिना पर बनता है ना, वो ओवरलैप कर जाती है। मतलब एक आदमी का विवर्तन पैटर्न दूसरे आदमी का, तीसरा आदमी का, चौथा आदमी का, पांचवा आदमी का, छठा आदमी का, सातवां आदमी का, सबका विवर्तन पैटर्न यदि एक दूसरे पर चढ़ जाए तो एक एगो आदमी दिखेगा। तो यही कारण है कि दूर से ऐसा होता है, लेकिन जब निकट आता है तो विवर्तन जो फ्रिंजें हैं वो सबका अलग अलग होने लगती है, और तब जो है स्पष्ट रूप से सभी आदमी दिखाई देने लगता है। तो ऐसा ही प्रकाशिक यंत्रों में होता है। कोई दूसरा भी यंत्र हो, जैसे दूरबीन वगैरह हो, तो उसका भी द्वारक के साथ ऐसा ही होगा। तो द्वारक में जो उत्तल लेंस लगता है, उसका जो द्वारक का किनारा है, वहां से विवर्तन की क्रिया होने के कारण प्रतिबिंब का जो फ्रिंज पैटर्न है, एक से ज्यादा वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण का, वो एक दूसरे पर क्या होता है, अति व्यापित होने लगता है। इसीलिए जो है किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता लिमिट हो जाती है। विभेदन क्षमता याद है ना आपको? किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो अति सन्निकट वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करके देख पाने की क्षमता को यंत्र की विभेदन क्षमता कहा जाता है। तो एक दूसरे से अलग करके देख पाने की क्षमता। अब यहाँ क्या है, दूर रहता है तो एक दूसरे से अलग कर ही नहीं पाता है, तो क्षमता क्या हो गया, लिमिट हो गया ना। तो ये लिमिट किस कारण से हुआ, तो विवर्तन की घटना के कारण फ्रिंज पैटर्न प्रतिबिंबों का एक दूसरे पर अति व्यापित हो जाती है। इसीलिए विभेदन क्षमता प्रकाशिक यंत्र का सीमित हो जाता है। तो आशा है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो अगला प्रश्न में क्या कहता है कि एक कमरे की दीवार 10 मीटर है। अरे तरीका, बहुत ऊंचा कमरा है। इसमें 7 मीटर ऊंचाई की एक विभाजक दीवार है। अरे तरीका, तो 10 मीटर ऊंचा एगो खूब गोदाम जैसा जो है कमरा है, और 7 मीटर ऊंचा उसमें बीच में दीवार है। इस विभाजक दीवार के दोनों ओर 2 व्यक्ति स्थित है। अरे तो 7 फीट वाला जो दीवार है ना, उसके दोनों तरफ एक एक आदमी बैठ गया है। यदि प्रकाश और ध्वनि तरंगे एक अवरोध के समीप मुड़ सकती है, तो ऐसा क्यों है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकता है, लेकिन आपस में क्या करता है, बातचीत कर लेता है। कितना बढ़िया प्रश्न है। होता क्या है कि किसी दीवार के आर पार, मतलब दोनों तरफ एक एक आदमी बैठा हुआ है, तो दोनों बतिया लेता है, एक दूसरे से बातचीत कर लेता है, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाता है। यही प्रश्न पूछ रहा है बच्चों। तो दीवार कितना मोटा है सोचिए तो। अरे 5 इंची, 10 इंची, 15 इंची मोटा दीवार होगा। और प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो तो एंगस्ट्रम में है। बाप रे बाप, कितना पतला होता है। तो दीवार जो है ब्लेड जैसा धार रहेगा, तब ना प्रकाश की किरण मुड़ेगा जी, तब ना देख पाएगा उधर दूसरे तरफ बैठा हुआ को। तब सवाल होता है कि तो ध्वनि, अरे ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो है ना बहुत बड़ा रहता है, 6 मीटर से लेकर 12 मीटर लंबा रहता है उसका तरंग दैर्घ्य। उतना तो दीवालों मोटा नहीं है। यही कारण है कि दीवार के किनारे से टकरा कर वो जो है ना उस आदमी के कान तक पहुंच जाता है उस पार में, और वो आदमी क्या होता है, सुन लेता है, लेकिन वो देखेगा कैसे, क्योंकि दीवार मान लो 5 इंची होगा, तो 5 इंची मोटा, 5 इंची चौड़ा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य थोड़ा होता है। वो तो एंगस्ट्रम में होता है, नैनोमीटर में मापते हैं, कितना छोटा होता है। तो हमने कहा था ना कि विवर्तन की घटना तभी ना संपन्न होगी जब अवरोध का किनारा तरंग दैर्घ्य के कोटि का होगा। यहाँ तो तरंग दैर्घ्य से कितना चौड़ा है, तो प्रकाश की तरंग मुड़ेगी ही नहीं। यही कारण है कि दीवार के आर पार बैठा आदमी एक दूसरे को नहीं देख पाता है, लेकिन
एक दूसरे से अच्छा से बतिया लेता है। चलिए अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं? बहुत समझते हैं, तो परिभाषा लिख देना इसमें कि जब साधारण प्राकृतिक प्रकाश को विशेष प्रकार के पारदर्शी माध्यम जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बेबोनेट कंपनसेटर वगैरह से गुजारी जाती है, तो प्रकाश तरंगों का कंपन एक खास तल में सीमित हो जाती है। प्रकाश संबंधी यही घटना प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। प्रकाश संबंधी यही घटना प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। 3 प्रकार का बताया था बच्चों, वीडियो में देखिएगा फिर से। समतल ध्रुवन, दीर्घवृत्तीय ध्रुवन और वृत्तीय ध्रुवन, ये 3 प्रकार की होती है। पूरा वीडियो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको उत्तर पता चल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। इसे तो हमने पिछले ही दिन बताया था आपको। 11 नंबर क्वेश्चन, ये मेलस का नियम है। आपको बताया था ना कि 2 टूरमैलिन क्रिस्टल को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाता है तो प्रकाश की तरंगें उसके आर पार चली जाती है और महत्तम प्रकाश चली जाती है आर पार। लेकिन एक टूरमैलिन क्रिस्टल को स्थिर रखते हुए दूसरे को धीरे धीरे घुमाते हैं, अर्थात दोनों के बीच के कोण थीटा के मान को बढ़ाते हैं, तो पहले तो तीव्रता घटती जाती है और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो तीव्रता जो है वो 0 हो जाती है। लेकिन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाने पर फिर से पर्दे पर चमक बढ़ने लगता है और दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री अर्थात कर देने पर दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती है फिर से टूरमैलिन क्रिस्टल, और फिर से पर्दे पर तीव्रता क्या होता है, महत्तम हो जाती है। अतः 2 टूरमैलिन क्रिस्टल के बीच बनने वाले कोण और निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बीच के संबंध को बतलाने वाले नियम को मेलस का नियम कहा जाता है। और उसके लिए मेलस ने सूत्र दिया था I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां I0 जो है दोनों क्रिस्टलों से पार करने वाली महत्तम प्रकाश की तीव्रता है। और ये पूरा सूत्र बतला रहा है कि थीटा कोण पर डिपेंड करेगा कि निर्गत किरण की तीव्रता क्या होगी। तो यही नियम जो है मेलस का नियम है जो पूछ रहा है। यहाँ ग्राफ में भी बताया गया है। इसको डिटेल से देखने के लिए आप जो है पीछे का वीडियो मेलस का नियम निकाल के आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें एक्स अक्ष पर थीटा लिया गया है, वाई अक्ष पर तीव्रता लिया गया है। पहले 0 डिग्री पर तीव्रता कितना है, महत्तम I0। लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा 90 डिग्री होते ही तीव्रता 0 हो गया। लेकिन फिर थीटा बढ़ाने पर 180 डिग्री के सामने आने पर तीव्रता क्या हो गया, महत्तम हो गया। तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए, ये प्रश्न आप समझ गए हैं, इसका उत्तर समझ गए हैं, तो आगे सब क्वेश्चन लगभग बता दिया गया है। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अनुदैर्घ्य तरंगें क्यों नहीं ध्रुवित की जा सकती है, बताइए। तो पिछले दिन का वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं। हमने आपको पूरा उदाहरण, रस्सी वाला उदाहरण के सहित हमने आपको बताया था। अब देखते हैं कि ये क्या लिखा है। ध्रुवन की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं, कदापि नहीं। अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, जबकि अनुदैर्घ्य में ऐसा नहीं होता है, बल्कि तरंग के दिशा में ही कंपन होता है। अध्रुवित तरंग का अर्थ है कंपन का अभिविन्यास तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत। थोड़ा सा आपके लिए लैंग्वेज थोड़ा कठिन होगा, तो इसलिए जो है जो पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें बहुत सरल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, तो वैसा तरंग जिसमें
माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा में कंपन करे तो अनुदैर्ध्य कहते हैं, और माध्यम का कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में यदि कंपन करे तो अनुप्रस्थ कहते हैं। तो ध्रुवन की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा ही संभव होता है। इसको हमने पिछला वीडियो में रस्सी में भी दिखाया था आपको ध्रुवन कैसे होगा। जब दो स्लिट एक दूसरे के समांतर थे तब रस्सी में होने वाला तरंग गुजर जाता था, मतलब अनुप्रस्थ तरंग है तो गुजर गया। लेकिन यदि एक स्लिट को स्थिर रखते हुए दूसरे को घुमा के लंबवत कर देते थे तो तरंग नहीं जा पाती थी। लेकिन यदि अनुदैर्ध्य होता रस्सी में तरंग तब तो घुमाने से कोई फर्क नहीं होता उसको, तो यदि उसी दिशा में यदि कंपन करना है जिधर की जो है तरंग जा रही है, रस्सी का कण उसी दिशा में कंपन करे तो ऐसी दशा में स्लिट को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जरूर पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा उत्तर। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश के तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति आप कैसे स्थापित कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने पिछला वीडियो में आपको बना के बताया था कि प्रकाश से एक अनुप्रस्थ तरंग है, कैसे समझा दीजिए। तो रस्सी वाला उदाहरण और उसमें 2 टूर मैलिन क्रिस्टल वाला उदाहरण, एकदम वही उत्तर हूबहू उस वीडियो का आप लिख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आइए समय यहाँ ना गंवाएं बल्कि पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इसका उत्तर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लें, ये भी शायद हमने बता ही दिया है। ब्रूस्टर कोण की परिभाषा लिखें। ब्रूस्टर कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध म्यू बराबर 10 IP, ये निकालना है। इसके लिए वीडियो हमने बना दिया है, ठीक ना, याद है ब्रूस्टर कोण किसको कहते हैं। तो ध्रुवन घटना में पारदर्शी माध्यम पर आपतित होने वाली प्रकाश के लिए वो विशेष आपतन कोण, जिस विशेष आपतन कोण पर यदि प्रकाश आपतित हो तो परावर्तित प्रकाश जो है पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाए, तो वैसन आपतन कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवन कोण या ब्रूस्टर का कोण। अब ब्रूस्टर का कोण को IP से डिनोट करते थे। अब उस अपवर्तनांक में संबंध म्यू बराबर 10 IP, पिछला वीडियो देखिए, उसमें पूरी तरह से सूत्र को स्थापित कर दिया गया है, आपके पास पहुंच गया है कल ही। आइए 15 नंबर देखते हैं। पोलराइड क्या है, इसके 2 उपयोगों का उल्लेख करें। पोलराइड माने ध्रुवक, तो बतलाया था ना हमने कि साधारण प्रकाश के किरण अध्रुवित होती है, मतलब साधारण प्रकाश की तरंगे तरंग के संचरण के किसी भी लंबवत तल में दोलन करेगा। तो पोलराइड या ध्रुवक एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जिससे होकर साधारण प्रकाश गुजरती है तो उसका कंपन एक खास तल में सीमित हो जाती है, अर्थात प्रकाश की तरंगे ध्रुवित हो जाती है। तो इसे पारदर्शक पदार्थ को क्या कहते हैं, पोलराइड। दो उपयोग पूछ रहा है, 2 हमने तो कितना उपयोग बता दिया है आपको। चलिए देखते हैं। धूप चश्मा में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के चालक के आगे लगने वाला जो पायलट ग्लास है उसमें, महंगी इमारतों में ये उपयोग होता है। इसके अलावा तैल चित्रों को उभारने में इसका उपयोग होता है। तो अनेकों उपयोग हैं इसके। तो इसके लिए वीडियो बनाया गया है, आपको ऐसा नहीं समझिए कि इसका उत्तर हम नहीं बताए हैं। इसका उत्तर जानने के लिए, अच्छा से अच्छा उत्तर जानने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। तो बच्चों इतना ही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में था, हमने सारे का जवाब आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको जरूर उत्तर समझ में आ जाएगी। अब आगे का जो क्वेश्चन है, अब सिर्फ आंशिक प्रश्न बच रहा है, अगले वीडियो में लेकर हम उपस्थित होते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ इतना देर तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।